इसका जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मतदान कर दिया। उन्होंने अहमदाबाद के रानीप बूथ में जाकर मतदान कर दिया और आपसे अपील भी की कि ये सामान्य दान नहीं है, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और बिल्कुल सही बात है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लेना ही चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो बढ़ चढ़कर दिख भी रहा है। सुबह से जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया भी कि 1 घंटे नहीं हुए थे लेकिन 1000 लोगों ने मतदान कर दिया, राजेश राज ने बताया था। तो सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री तो मतदान कर दिया, वोट कर दिया, अब बारी आपकी है। और अगर आप वोट करते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पर भी हो सकते हैं, जैसे कि विदिशा से रवि कुशवाहा हमारी स्क्रीन पर है। यह जगह आपकी भी हो सकती है, यह जगह आपकी भी हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद कहा कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। बिल्कुल ठीक बात है, यह गर्मी का सीजन है और अभी 4 चरणों में वोटिंग और होनी है राहुल। अभी ये तो आधा चुनाव भी नहीं संपन्न हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी तीसरा चरण चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तीसरे चरण को 1 घंटे हो गए, बिल्कुल 1 घंटे का वक्त हो गया है। गुजरात की 25 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं और साथ में उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और बिलासपुर की ईवीएम खराब हो चुकी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने एक कमिटमेंट किया था कि जहां लोगों में उत्साह होगा वो भी तस्वीर होगी, जहां ईवीएम खराब होगी वो भी तस्वीर होगी। और लोग सोच रहे होंगे कि बूथ बूथ पर कैसे IBC 24 है भाई। तो हमारी पूरी टीम बकायदा जिलेवार नहीं बूथवार मौजूद है।
हर बूथ पर राहुल सिन्हा आप जानते हैं, बिल्कुल। ये लोधीपारा बूथ 5 है। ये चुनाव आयोग ध्यान दे कि लोधीपारा, ये रायपुर का लोधीपारा नहीं, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर का लोधीपारा बूथ क्रमांक 5 में ईवीएम मशीन क्या है, खराब है। शासकीय प्राथमिक शाला लोधीपारा बूथ क्रमांक 5 में ईवीएम मशीन खराब है। ये अपडेट करे वो, सबसे पहले हमारे पास ये जानकारी है। और ग्वालियर में डबरा मतदान केंद्र पर अब तक वोटिंग नहीं हुई है। ओहो, अब तक वोटिंग नहीं हुई, 1 घंटे हो गए। 1 घंटे से लोग वोटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं और पुरुष की लंबी लंबी कतार लगी है जी। कई लोग वोटिंग शुरू वापस लौट गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। मतदान केंद्र कौन सा है वो? ग्वालियर का, डबरा का 188। हम क्रमांक बताने में यकीन रखते हैं राहुल, बिल्कुल राहुल सिन्हा। हम क्रमांक इसलिए बताते हैं कि हमारी टीम बूथ पर है, हर बूथ पर है, हमारी वहां टीम मौजूद है। तो 1 घंटे का वक्त हो चुका है और कतारें आप देख रहे हैं ग्वालियर के डबरा मतदान केंद्र की, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे। लेकिन कमाल की बात यह है राहुल के 1 घंटे हो चुके हैं, फिलहाल व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है, ईवीएम यहां पर खराब है। इन्होंने वोट किया, यानी नरेंद्र मोदी ने वोट कर दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट किया। ये वोट कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी थोड़ी देर पहले इनको आपने सुना भी। वीडी शर्मा, स्टेट हेड भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। वीडी शर्मा ने भी कर दिया। रवि कुशवाहा विदिशा के एक आम नागरिक, इन्होंने भी वोट कर दिया। और लता वानखेड़े, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। किन किन दिग्गजों ने वोट किया ये हम बता रहे हैं, और इन दिग्गजों को देखिए, और ये एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं वोट करने के लिए। शिवमंगल सिंह तोमर, इनकी किस्मत भी दांव पर है। मुरैना की सीट इनको मिली है, बड़ी हॉट सीट है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और सुशांत शुक्ला, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, वर्तमान में विधायक है। और बलौदाबाजार में इन्होंने अपना मतदान किया है। शशि सिंह, इन्होंने भी वोट कर दिया है। और बीएस येदुरप्पा, कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर, बल्कि मुख्यमंत्री रहे हैं ये कर्नाटका के, और अब वो भी वोटिंग करने जा रहे हैं। वोटिंग कर भी दिया उन्होंने, अब बाहर आ रहे हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एक समय में। बिल्कुल, बीएस येदियुरप्पा काफी चर्चा में रहे। और ये वीडी शर्मा, तस्वीरें बदलती जाएंगी, तस्वीरें बदलती जाएंगी। अब वीडी शर्मा आ गए आपकी स्क्रीन पर। ये अब आ जाइए, फिर आ जाइए। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं कि वोट हो गया भैया, अब आप जाकर वोट करके आइए। वोट मेरा तो हो गया। और एक वोट का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये राहुल सिन्हा थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे। वो बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, बनी बनाई सरकार। तो ये हो सकता है एक वोट से। जो कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, लेकिन एक वोट से क्या होगा अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे। बिल्कुल, ये घटनाक्रम बताता है राहुल के एक वोट से क्या हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जब वोट किया तो लोगों से अपील की है कि आप आइए और वोट कीजिए, मतदान कीजिए। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें जनता के बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, और देखिए कितने उत्साहित यहाँ पर जो जनता नजर आ रही है। उनके क्षेत्र के, उनके गृहग्राम के रानीप मतदान केंद्र में जब उन्होंने वोट डाला, उसके बाद जनता से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, अभी भी प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, और अपने बीच पाकर प्रधानमंत्री को काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, भले यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन यहां के लोग देखिए कितना उत्साह है। राहुल, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का कितना उत्साह। एक महिला ने अपनी पूरी व्यथा बता दी इतनी देर में, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पूरी आप बीती बता दी, जो भी उसके साथ हुआ, जो भी उसकी कंप्लेन होगी, शिकायत होगी, सब कुछ अपना बता दिया उसने। ये देखिए ये तस्वीरें। चलिए, तो लगातार हम ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं। इस वक्त हमारे अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हैं। स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोरबा से। स्टार, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कौन कौन आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं?
देखिए, तस्वीरों की बात करें तो मैंने पहले भी दिखाया था कि भीड़ कितनी है। 1000 से ज़्यादा अभी इस समय मतदान केंद्र में मौजूद हैं मतदाता जो हैं, और सीधा उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कितना उत्साह है और आप लोग कब से लाइन पे लगे हैं? जी, सुबह 6 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं और काफ़ी उत्साह है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आज मतदान कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम एक सशक्त भारत के लिए आज मतदान कर रहे हैं। जी, बताइए क्या कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम लोग आज मतदान कर रहे हैं। जी, महिलाएं भी देखे तो सुबह से लाइन पे लगे हुए। कब से आप लोग आ गए थे बताइए, और क्या कहेंगे, उत्साह कितना है मतदान को लेकर? 6 बजे से बताइए। 6 बजे से लगे हैं भैया। और कितना ज़्यादा उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत ज़्यादा। बताइए आप क्या कहेंगे, कब से लाइन पे लगे आप लोग, बच्चे को लेके आए, और कितना ज़्यादा उत्साह दिख रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है हमें, बहुत टाइम से लगे हैं लाइन में सुबह से सब। देखिए, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लोग यहाँ पर आ गए हैं, और मैं जैसा कि तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, तो लगातार बाहर तक यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कितने बजे से आप लोग लगे हैं और कितना उत्साह है, क्या कहेंगे महिलाओं में वोट डालने को लेकर? 6 बजे से आए हैं हम लोग जी, जल्दी हो जाएगी क्योंकि घाम नहीं पान गई थी। और मतदान को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से भीड़ दिख रही है? कितना टाइम लगेगा? जी, देखिए, ये ग्रामीण परिवेश में आता है कोरबा का, और ज़्यादातर देखेंगे तो पुरुष और महिलाएं सब की बराबर लाइन है। बहुत ज़्यादा इससे समझा जा सकता है कि उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। और ये बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, 2 पोलिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, तो दोनों जगह देखिए पर्याप्त लाइन है। मतलब इससे समझा जा सकता है कि 1 घंटा ही महज हुआ है और लोग निकल के आ गए हैं मतदान केंद्र में। तो ये 1000 से ज़्यादा बार रिपीट। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और केदार सिरोही जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मौजूद हैं, आपका भी IBC 24 में स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, ये जो तीसरे चरण का रण है, खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से, ये जिन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था, क्या उन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया? जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी, जरा वो आप बताइए, और अपडेट भी अपने दर्शकों को हम लगातार देते रहेंगे। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों, हिंदुत्व, सनातन, नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, या फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी, साथ ही डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर पूरे तटस्थता के साथ चुनावी मैदान में 9 सीट्स पर दिखी। कांग्रेस की जो गारंटीज हैं 5 या 5 न्याय हैं, उन न्यायों का जिक्र नेशनल लीडरशिप के द्वारा तो जरूर किया गया, लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं या फिर कहें कैंडिडेट्स हैं, ज्यादातर सीट्स पर कैंडिडेट ने इलेक्शन को लोकल इश्यूज पर या फिर वहां कास्ट इक्वेशन को हाईलाइट करने या फिर कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन की तरफ मोड़ने का बड़ा प्रयास मेन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस ने किया है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं भाजपा को आगे की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। इसी कारण, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या उनकी गारंटीज हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों को उतना हाईलाइट ना करते हुए केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे को सबसे ज्यादा फोकस किया है। ये निश्चित है कि पिछले 2 चुनाव में आपने देखा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। 28 में से 29 में से 27 या 29 में से 28 सीट्स जीती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्टेट की बीजेपी जो यूनिट है, वो एक कारक तो हो ही सकती है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। और इस बार भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केवल एक चीज, फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी की गारंटी पर पूरे देश में चुनाव में टिकट मांगे हैं, वोट्स मांगे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो लोकल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए, उनके अगेंस्ट, चाहे वो सिटिंग MP हो, इनकम्बेंट MP हो, वो या न्यू फेस आए हों, उनके अगेंस्ट एक केदार सिरोही जी, यानी वरिष्ठ पत्रकार, ये मान रहे हैं कि बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा है और वो उसी चेहरे और गारंटी के आधार पर इस बार केंद्रित रहे हैं।
चलिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ा अपडेट। धर्मलाल कौशिक इस वक्त वोट डालने जा रहे हैं। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी उनके साथ मौजूद है। जितेंद्र, चलिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के धर्मलाल कौशिक मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं इस वक्त वोट डालने के लिए बिलासपुर से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त धर्मलाल कौशिक अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम दिग्गज, देश के प्रधानमंत्री ने जहां अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आम जन पहुंच रहे हैं। धर्मलाल कौशिक भी यहां बिलासपुर में मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और ये तो पूरे दिन भर बहस भी होगी चुनावी मुद्दों पर और साथ ही साथ हर एक तस्वीर पर हमारी नजर होगी। हर एक तस्वीर पर अब धर्मलाल कौशिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें या दुर्ग से आम आदमी गोविंद साहू अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, हर तस्वीर आपके सामने होगी, आपकी स्क्रीन पर होगी। भाई आप घर बैठे इस तीसरे चरण में यानी लोकतंत्र के महापर्व पर क्या हो रहा है यह जानकारी तो आपको मिलनी ही चाहिए और हर जानकारी आपको मिलेगी। देखिए बहस भी होगी, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो केदार शिरोही जी, ये एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि बीजेपी के पास एक मजबूत चेहरा है और उसी चेहरे के आधार पर वो तीसरे चरण का भी चुनाव लड़ रहे हैं। पैरामीटर होते हैं कैलकुलेशन करने का। जो मतदाता इस बार मध्य प्रदेश का, जहां पर 9 सीटों पर जो मत आज गिरने हैं, वहां के मतदाताओं को यह मालूम है कि मोदी जी उनकी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे या उनके मुद्दों को उनका आदमी रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। उन्हें मालूम है कि देश की बात नीचे नहीं पहुंचानी है, सदन ऊपर क्या बोल रहे हैं उसको गांव तक नहीं पहुंचानी है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव इसलिए हो रहा है कि उस गांव में अगर नल नहीं है, स्कूल नहीं है, किसानों की मंडी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उन लोगों की समस्या का समाधान सदन में करने के लिए भेजना है। तो हम लोग तकनीकी रूप से, स्ट्रेटेजिकल रूप से और जो हमारे लोगों की भावना के रूप से हम ग्रास रूट की बात को ऊपर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली सही भी है। जनता क्यों चुनना चाहती है अपना लीडर? फिर तो सिंगल में नहीं रहना था ना भाई, एक पीएम के नाम से चुनाव हो जाता, एक पीएम बैठ जाते। राजीव जी, जनता सिंगल और लोकल लीडर, भाई सिंगल नहीं बल्कि लोकल लीडर को तवज्जो दे रही है, ऐसा केदार जी का कहना है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा तो रहता ही है, ये लोकसभा का चुनाव है, जनता बहुत सजग है। अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय मुद्दे पर जो रिपोर्ट कार्ड है, पिछले 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड, उसे भी जनता देखती है और जनता बहुत जागरूक है और हर पल पल की खबरें लेती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, टेली मीडिया का जमाना है। तो जो सिरोही जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पिछले 10 वर्षों में सरकार ने क्या किया, विश्व की परिस्थितियों के बावजूद सेना का कितना आधुनिकीकरण किया, कितना। राहुल, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस यहाँ सहमत होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन केदार जी वो ये भी कह रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देखेगी जनता। बिल्कुल। मेरी इस पे आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, इसलिए मैं उनका चेहरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है। देखिए, अभी सोशल मीडिया की बात हुई है, आप और हम जो बात कर रहे हैं ये अभी सब जगह पूरे मध्य प्रदेश में, कोई फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहा होगा, कोई यूट्यूब के माध्यम से, पूरे देश में इतना फास्ट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो चुका है कि आज नेशनल इशू की बात अगर हम करते हैं तो डॉलर कितना रुपया हो चुका है ये गांव के किसान को मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो उस पे उसका खाद, जो यूरिया खाद है, वो महंगा हो रहा है। वो ये चीज को देख रहा है कि जो 50 रुपए की बात करने वाला आज 84 रुपया डॉलर हो चुका है। आज पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के जो नौजवान है वो डंकी प्रोसेस से विदेश भाग रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। ये सोशल मीडिया पे आ रहा है। वो देख रहे हैं कि 45 करोड़ युवाओं ने इन पिछले 10 सालों में नौकरी की आस छोड़ दी। जो किसान है वो ये जानता है कि पिछले साल जो OECD की रिपोर्ट आई है
उसमें 15 लाख सत्य प्रकाश जी, जो कांग्रेस ये कह रही है, क्या ये बड़े मुद्दे पर तीसरे फेज में जनता तक ये बात पहुंचा पाई है? चाहे डॉलर की बात हो या डंकी की बात हो, कह रहे हैं डंकी के जरिए लोग विदेश भाग रहे हैं, और चाहे दूसरी बात ये कर रहे थे, ये पहुंचा पाए जनता तक? बिल्कुल। मैं जब अभी बात ये वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लेते हैं ना सर, बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लेते हैं, वही बताएंगे ना। चलिए सत्य प्रकाश जी। कि राहुल जी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस के बड़े मुद्दे अगेंस्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट रहे हैं। वो अभी नहीं, 2019 में भी ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, लेकिन इनकी डिलीवरी कांग्रेस के द्वारा वोटर्स तक पहुंचाना या उसको उससे प्रभावित करने में कांग्रेस नाकामयाब रही। इसलिए तो कहीं ना कहीं 2019 में, और ये मुद्दे हैं, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वोटर ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चुना पिछले चुनाव में? उसके पीछे कारण कि देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो रिलीजन, दूसरा नेशन। ये वोटर्स को डायरेक्ट इमोशनली हिट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ये जो इश्यूज हैं, इन पर वो प्रभावी तरीके से वोटर्स तक पहुंचाने में कामयाब अपने कैंपेन के माध्यम से या लगातार अपने पूरे ड्यूरेशन में 5 साल की में सफल होती दिखी है। पिछले टेन्यूर में भी, और लगता है ये जिस टेन्यूर के लिए चुनाव हो रहा है उसके लिए भी। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ा, देखिए कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो देखते हैं तो वाकई मैनिफेस्टो बहुत समझ विचार कर, देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी जो 5 गारंटीज हैं वो भी जबरदस्त हैं, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा कमजोरी है कि उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने में वो नाकामयाब। देखिए, 1 लाख रुपए पर ईयर एक महिलाओं को, युवाओं को देने वाली सरकार, बड़ी घोषणा तो है, लेकिन सत्य प्रकाश जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये डिलीवरी पहुंचा नहीं पाए ना, ये पहुंचा नहीं पाए जनता तक। राजीव जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि मोदी की गारंटी की हम बात करते हैं, चाहे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, मतलब मुद्दे लगभग समान ही होते हैं राहुल जी, हमने देखा, लेकिन प्रभाव किसी एक पार्टी का, जैसे हम अभी बीजेपी की मोदी की गारंटी की बात करते हैं, इसका प्रभाव राजीव जी कोई अलग तरीके का संदेश अलग तरीके से दे पाते हैं, उसको डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी। चलिए राजीव जी, आपको रोकेंगे। धर्मलाल कौशिक इस वक्त वोट देने के लिए पहुंचे थे, हमारे संवाददाता उनसे चर्चा कर रहे हैं। क्या है, देखिए धर्मलाल कौशिक जी है, अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिल्हा विधानसभा में परसदा में अपने निवास के बूथ स्थल पर वो पहुँचे हुए हैं और सीधा उनसे हम बात भी करते हैं। कौशिक जी, किस तरह से देखते हैं, आपने मतदान किया है? देखिए, मतदान जो हमने अभी मतदान किया है, और यहाँ उत्सुकता आपको बता रहे कि बाहर कितने भीड़ लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसा आप देखेंगे, यहाँ से वहाँ तक के लाइन में लोग हैं। इस चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के काफ़ी लोगों की दिलचस्पी है और काफ़ी लोग अपना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, उनके मन की भावना, और हम लोग भी जिस प्रकार से आज सबके मुंह पर, जबान पर एक ही नाम है कि देश को मजबूत बनाना है तो मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, और मजबूत प्रधानमंत्री होगा तो राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। क्या माहौल लग रहा है आपको देश में? क्या लगता है छत्तीसगढ़ में खास तौर पर बात करें और बिलासपुर लोकसभा? छत्तीसगढ़, बिलासपुर, पूरे हिंदुस्तान राममय है, मोदीमय है, और छत्तीसगढ़ के लोग। तो जिस तरीके से रिएक्शंस हम लगातार सुनवा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। धर्मलाल कौशिक भी मताधिकार के प्रयोग करने के बाद चर्चा कर रहे थे। राजीव जी, मेरा सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि हम मैनिफेस्टो की बात करें, मुद्दों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मुद्दों की बात करें, मोदी की गारंटी की बात करें राजीव जी, लेकिन क्या वजह होती है कि एक पार्टी सही तरीके से जनता तक पहुंचा पाती है, एक नहीं पहुंचा पाती? आपने वो काम कर दिखाया राजीव जी। 2017 के उत्तरार्ध में हमारी सरकार मोदी जी के पास गई थी, जब छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार थी, कि हम भी किसानों का कर्जा माफ करना चाहते हैं, और तमाम कुछ घोषणाएं थी। मोदी जी ने सिरे से नकार दिया कि इसे पूरे देश भर में लागू करना पड़ेगा, और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम बहुत सारे जो किसानों की सहकारी ऋण है उसे माफ कर दे तो बहुत हमें नुकसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था पटरी से बेपटरी हो जाएगी। उन्होंने इनकार कर दिया। हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, कांग्रेस ने लिखा, कांग्रेस सत्ता में आ गई,
इस बार मोदी की गारंटी में मोदी जी ने कहा कि नहीं हम धान खरीदेंगे, पिछला बोनस भी देंगे, और वो मिला। महतारी बंधन का 1000 रुपए मात्र शक्तियों को मिलना शुरू हो गया। तो देखिए जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। हम चाहे राम मंदिर का मामला, कांग्रेस के बंधु कहते थे मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बतलाएंगे, और हमने जो वादा नहीं हो सकता था, जो इसमें अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है, हमने वो वायदे नहीं किए। तो जनता जनार्दन जानती है जो युग है आज, तेज त्वरित तीव्र युग है, तो जनता जानती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कहती है उसे करती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये बात है। और कांग्रेस पार्टी तो 65 वर्षों से ढोल पीट रही है, गरीबी हटाओ और जाति समूह के बीच में अब एक युद्ध करना चाहती है। तो जनता के पास मैसेज है कि कौन सी पार्टी बघेल जो वोट डालने के लिए निकल रहे, और आप देख रहे हैं उनकी धर्मपत्नी ने अभी पूजा की, आरती की। और एक परंपरा होती है जब पति किसी महत्वपूर्ण काम से निकलता है तो इस तरह की आरती की जाती है, तिलक लगाकर उनका शुभकामनाएं दी और उसके बाद निकलेंगे। और विजय बघेल की एक और खासियत है कि जब वो किसी विशेष काम के लिए जाते हैं या हर दिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो उनके घर में जो गाय है उनको रोटी भी खिलाते हैं। तो यहाँ से निकल कर शायद वो रोटी खिलाएंगे और उसके बाद गणेश मंदिर जाएंगे और गणेश मंदिर के बाद फिर वोटिंग डालने जाएंगे। ये आपकी रोज की दिनचर्या है कि आज वोटिंग है और आपका महत्वपूर्ण दिन है इसलिए इस तरह का? नहीं, महत्वपूर्ण दिन ही मैं वैसे तो रोज गौ माता के लिए रोटी निकलता ही है। पहले गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं, उसको खिलाते हैं, और मैं रोज नहीं खिला पाता क्योंकि मेरे को तो टाइम बे टाइम निकलना पड़ता है। लेकिन मेरी पत्नी, आज केला खिलाना पड़ेगा, आज केला खिला रहा हूँ गौ माता को। तो आज तो हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं। तो आप तो बात करते रहिए राजेश मिश्रा, आप बात करते रहिए, लेकिन रितेश देशमुख इनके पिताजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। रितेश देशमुख और अपनी पत्नी के साथ गए हैं, यानी जेनेलिया डिसूजा, उनके साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए एक्टर है और लेकिन लाइन में लगे हैं, सेलिब्रिटी है, एक्टर है, और इनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन फिर भी देखिए एक आम जनता की तरह वहां पर पहुंचे हैं अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने। आप नेता हैं या अभिनेता है या आम जनता है, आज आम आदमी है, आज आपके लिए खास है, क्योंकि सच में ये सामान्य दान नहीं है। क्योंकि बहुत लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सुनते हैं विजय बघेल को। चुनाव है, एक मामूली चुनाव नहीं है, कोई सांसद चुन दे, सरकार बना दे, ऐसा चुनाव नहीं है। ये देश बनाने का चुनाव है, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत सौभाग्यजनक क्षण है। 2 चरणों में दुर्भाग्यजनक स्थिति आई थी कि कम मतदान हुए। चलिए, आप अभी भारतीय जनता पार्टी तो एक आंकड़ा लेके चल रही है कि 400 पार आप लोग करेंगे। आपका क्या आंकड़ा बोलता है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से? 11 के 11 सीट आएगी। दुर्ग की लीड? दुर्ग की लीड मैं क्या बोलूँगा, मैं तो प्रत्याशी हूँ, प्रत्याशी तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन जन जन बोल रहे हैं, जिनको करना है वो बोल रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, युवा साथियों ने, वो बोल रहे हैं कि इस बार और ज्यादा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ विजय बघेल जी की धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं कि थाली सजाई हुई है, इसमें सिंदूर है, दिया है, पानी है। क्या आज कामना की है? निश्चित रूप से जीत की तो कामना किए होंगे, और क्या कामना की आपने? जीत की कामना की हूँ और स्वस्थ रहे, मस्त रहे करके कामना की हूँ। ये पूछ ले 1-1.5 महीने से कैसा इनका रूटीन रहा? कब सोते थे, कब उठते थे, कब खाते थे? पूरा दिनचर्या इनकी बिगड़ी हुई थी, अब सुधार देंगे आप? केदार सिरोही जी, यहां पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है। अभी विजय बघेल से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों हम जीत रहे हैं। क्रिएट करती है, नरेशन क्रिएट करती है। और अच्छा। ये जो 2 चरण जो हुए उसमें उनका गुब्बारा फूट गया था, और इस बार भी उनका गुब्बारा फूट रहा है। देखिए, उसमें मैं एक बात बता दूं कि इन्होंने किसानों की बात कही और उस बीच में उनके मुंह से सत्य निकल गया। वो तो बताइए गुब्बारा कैसे फूट गया, वो तो बताइए हमारे दर्शकों को। मैं डिस्क्राइब तो करने दीजिए ना मुझे। अच्छा, इन्होंने जैसे ही कहा कि वो कर्जा माफी की फाइल लेके गए थे मोदी जी के पास, और उन्होंने कहा कि मोदी जी कर्जा माफी के खिलाफ है, वो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये बात जो है वो किसानों को पता पड़ गई कि किसानों को मालूम है कि जो मोदी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली में एमएसपी की गारंटी की मांग करते करते। आय दुगनी का सपना बेचते बेचते सबको पता पड़ गया कि 8000 का सोयाबीन है वो 4500 रुपए में बिक रहा है। ये बातें किसानों को पता पड़ गई। ये बातें पता पड़ गई कि पूंजीपतियों का 15-16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया।
किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, मैं भी एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ हूं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जब तक ठीक है राजीव जी, वो कह रहे हैं कि आप गारंटी की बात तो करते हैं, लेकिन एक गुब्बारा था, जो आप लोगों का गुब्बारा था, वो 2 चरणों में फूट गया। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि मतदान प्रतिशत पर उन्होंने इशारा किया, मतदान प्रतिशत को लेकर जो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत था वो पहले कम नजर आया, लेकिन शाम होते तक मतदान प्रतिशत बढ़ गया था और राजनांदगांव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। जी देखिए, औसत 74% आया, छत्तीसगढ़ का औसत 74% रहा, तो कुछ आगे पीछे है, लेकिन जो नैरेटिव सेट रहता, जब मान लीजिए सरकार के खिलाफ आक्रोश रहता तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो दिखता है, वो संदेश कहीं दिखता नहीं है। 1990 के चुनाव में मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा, आप यहीं से पूरा कर लीजिएगा जहां से आपने बोलना छोड़ा है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि एक एक तस्वीर दिखाना दर्शकों को। अंशुल मुकाती के पास तीनों कैंडिडेट हैं, अब इससे बड़ी खूबसूरत तस्वीर क्या हो सकती है। अंशुल, ओवर टू यू, आप जहां भी मौजूद हैं मुरैना में, जरा बात कीजिए, तीनों प्रत्याशी अगर आपके साथ हैं तो। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मेरे साथ सभी प्रत्याशी जो है मौजूद हैं, और ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हमारे साथ, जो कि मुरैना एसपी ऑफिस पर मौजूद हैं, और यहाँ पर तीनों प्रत्याशियों को बुलाया गया था। भैया, क्या आप लोगों को यहाँ पर नज़रबंद किया गया है, किसी इस तरह की कुछ बात है? तो आप तस्वीर देख सकते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अभी यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और बसपा प्रत्याशी जो हैं वो भी पुलिस कंट्रोल रूम पर ही मौजूद है। बीजेपी प्रत्याशी जो है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप पुलिस कंट्रोल रूम आ गए हैं, क्या लग रहा है मुरैना में आप लोगों को सबको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है? कुछ नहीं लग रहा, बस मतदान ऐसे हो रहा है, शांतिपूर्ण अपना चल रहा है। क्या उम्मीद है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा आप लोगों को यहाँ बिठाने से? शांतिपूर्ण होगा ही, कोई ऐसा कोई नहीं, लोकसभा में कभी ऐसा झंझट हुआ नहीं आज तक। लेकिन आप तीनों प्रत्याशियों को यहाँ पर बुला लिया गया है, क्या माना जाए कि आप लोगों को नजरबंद किया जा रहा है? अब ये तो प्रशासन का जो निर्णय हुआ है। ये पुलिस कंट्रोल किन किन प्रत्याशियों को बुलाया गया, अंशुल बताइए जरा। तो साथ मौजूद थे शिवमंगल जी, आपको बता दूं बीजेपी, बसपा और कांग्रेस तीनों के प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर पुलिस कंट्रोल पर मौजूद हैं। अभी हमने जिनसे बात की वो बीजेपी के प्रत्याशी थे शिवमंगल सिंह तोमर। अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा बसपा के प्रत्याशी जो हैं उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया गया है। तीनों प्रत्याशी जो है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ। क्या आप लोगों को यहाँ पर नजरबंद किया गया है? नहीं, कोई नजरबंद जैसी स्थिति नहीं है, शासन ने व्यवस्था बनाई है, उसके तहत यहाँ पुलिस लाइन में आना हुआ है। तो क्या तीनों प्रत्याशी आप यहाँ पर रहेंगे मुरैना में शांतिपूर्वक मतदान? देखते हैं कि क्या व्यवस्था बनाया है शासन ने, क्या बात करी है, वो तो देखते हैं। शांतिपूर्वक मतदान मुरैना में होगा? ये शांतिपूर्ण मतदान तो मुरैना में हो रहा है, लेकिन सत्ता, शासन, प्रशासन पूरा चुनाव की स्थिति में ऐसे आ गई है जैसे वो खुद पार्टी बन रही है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि पार्टी बनकर काम मत करो, चुनाव होने दो। क्या क्या कुछ गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं क्या आपके? गड़बड़ियों के आरोप, पोलिंग एजेंट उठाए जा रहे हैं। पोलिंग एजेंट उठाएंगे तो मैं प्रशासन को चुनौती देता हूं। इनसे पूछिए कहां का पोलिंग एजेंट उठाया गया, इनसे पूछिए कहां का पोलिंग एजेंट उठाया गया भाई? कहां कौन से पोलिंग एजेंट को उठाया गया? सराय छोला से बोरा गुर्जर को उठाया गया है, और ये अन्याय अगर पुलिस करेगी तो मैं 2-2 हाथ करने को भी तैयार हूँ। क्या कारण रहा, क्यों उठाया जा रहा है? उनका कहना है कि साहब ये फलाने इसका लिस्ट में नाम था, ढिकाने लिस्ट में नाम था, तो अब तक कहाँ सो रहे थे सब लोग, पूरा प्रशासन? कितने एजेंट उठाए गए हैं? अभी एक एजेंट उठाया गया है। अगली बार अगर किसी का फोन आ गया, कौन सा इलाका? सराय छोला। किस मंत्री जी का गढ़ है वो? मंत्री जी का गढ़ है, सत्ता का दबाव है, प्रशासन पर सत्ता का दबाव है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयदेव लिखा हुआ है ना, जयदेव लिखा हुआ है, इनको हटा देना चाहिए। अरे भाई, सत्यमेव जयदेव नहीं होता है, कार्रवाई करेगा तो ठीक नहीं। हेलो, सत्यदेव जयदेव नहीं होता है भाई, सत्यमेव जयते होता है। मेरा काम नहीं है। अब ये कह रहे पोलिंग एजेंट को उठा लिया गया है सराय छोला का, सत्यमेव जयदेव। अब मतलब भाई कम से कम सत्यमेव जयते बोलना चाहिए। ठीक है, अब चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं मुरैना से चुनाव, तो क्या आरोप था इनका? अंशुल मुकाती, चूंकि तीनों को नजरबंद किया गया है, क्या आरोप है इनका तो चलिए जानेंगे। लेकिन लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव, आप अपनी बात आपकी अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए फटाफट। एक चुनाव में एक माहौल रहता है कि सरकार के खिलाफ, तो ये ऐसी तीसरी बार हो रहा है कि सरकार के पक्ष में एक माहौल दिख रहा है। कोई एंटी इनकम्पेंसी नहीं दिख रही है।
ये एक अद्भुत नजारा है लोकतंत्र में। मुख्यतः ऐसा होता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद सरकार के खिलाफ एक माहौल रहता है। हमने देखा जब जनता दल संयुक्त पार्टियां लड़ी, चुनाव लड़ी, उसके बाद एनडीए गठित हुई, यूपीए गठित हुई। तो अब फटाफट दोनों से रिएक्शन ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार से भी, कांग्रेस से। पहले कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है लेकिन दिख तो नहीं रही है। चलिए, लेकिन फिलहाल तस्वीर चूंकि आज की बड़ी अहम है राहुल। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान ये विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके अगेंस्ट में प्रताप भानु है जो कि बड़े सीनियर लीडर 1980 में सांसद हुए थे, उसके बाद 84 में जीते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अभी अपने गृहग्राम में वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। विदिशा से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी विदिशा से सांसद रह भी चुके हैं। ग्राम जैत में उनका मतदान बूथ जहां पर वो वोट ये उनका गांव है, बेसिकली उनका गांव है। और ये अपने गांव में जैसे बुधनी में वोट डाला था वहीं पे उसके बाद अपने मताधिकार। अब उनकी पत्नी साधना सिंह, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हमेशा साथ रहती हैं। इस बार भी विदिशा में लगातार मोर्चा संभाले हुई थी। यानी शिवराज सिंह चौहान ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। उनकी पत्नी है ये साधना सिंह। वो देखिए, ये तस्वीर अलग तरह की तस्वीर। आप देखिए किन किन परिस्थितियों में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, बोट पर सवार होकर ये तस्वीरें आई हैं। ये कहां की तस्वीरें हम बताएंगे आपको, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों में मतदान को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बोट में सवार होकर ये तस्वीर देखिए आप, एक अलग तरीके की तस्वीर है राहुल। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आजादी हमें 1947 में मिल गई थी 15 अगस्त को, लेकिन कुछ लोग अभी भी बेसिक चीजों से जूझ रहे हैं, जैसे सड़क हो गई, जैसे पुल हो गया, इन बेसिक चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन इन सभी को सैल्यूट करने का मन करता है और मैं तो कर रहा हूं स्टूडियो से। बिल्कुल, चूंकि हिम्मत नहीं हार रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं ये लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे जल हो, थल हो या नभ हो, कहीं का सफर भी तय करना हो वो तय करेंगे और उन्होंने तय करके दिखाया है। और अब कांग्रेस से मेरा सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि आमतौर पर 5 से 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इस बार दिख रही नहीं है। फील्ड में इनसे पूछिए इनके सांसद के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे। एंटी इनकम्बेंसी पूरे सांसदों की है, प्रत्याशियों की है। मैं आपको बीच में बता रहा था कि जो बैतूल लोकसभा के जो सांसद रहे हैं डीडी उइके जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे 5 साल समझ में ही नहीं आया, अगला 5 साल दे दीजिए। इस 5 साल में कुछ काम नहीं कर पाया, बाकायदा प्रिंट हुआ है। मैं पूरे इस जो आज ये लोकसभा में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है सबसे चैलेंजिंग। तो चलिए इसके बाद सत्यप्रकाश शर्मा जी का कमेंट लेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के से क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते हो, लोकसभा में कितना का टारगेट है? अब मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। ठीक है। सवाल कैसा भी हो, शिवराज सिंह चौहान जवाब देना जानते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देश में ही तो मध्य प्रदेश है। अब ये तो सही बात है कि देश में तो मध्य प्रदेश है ही है, आप सवाल करते रहिए। लेकिन ये महा कवरेज IBC 24 पर तीसरे फेज का जो रण है ये लगातार जारी रहेगा और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वोट कोई भी करे, शिवराज सिंह चौहान वोट करें या रायपुर की रहने वाली सूर्या कुमारी वोट करें, वो हमारी स्क्रीन पर होंगे, वो हमारी स्क्रीन पर सबसे पहले होंगे। अब इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए हमारे पास इलेक्शन की एक बड़ी टीम है और इसीलिए लोग कहते हैं कि चुनाव मतलब आमुक चैनल, लेकिन डंके की चोट पर अगर करके कोई दिखाता है तो वो कौन सा चैनल है बताइए? जितने लोग यहां मौजूद हैं, आपका अपना चैनल IBC 24। चूंकि हमारे पास एक बड़ी टीम है, कार्तिकेय शर्मा वोट करेंगे
तब भी हम दिखाएंगे। कार्तिकेय सिंह चौहान और सतीश को वो शर्मा भी वोट करेंगे और नागेंद्र वर्मा भी वोट करेंगे तो भी हम दिखाएंगे। और कांटे की टक्कर अगर शिवमंगल तोमर और सत्यपाल सिंह सिकरवार की है तो वो भी दिखाएंगे। तो ब्रेक का वक्त है, एक छोटे से हाजिर हो रहे हैं फौरन। तीसरा दौर और जबरदस्त होड़ मची हुई है और लगातार IBC 24 आपको तमाम खबरों से रूबरू करा रहा है। यानी कि देश में तीसरे दौर की वोटिंग इस वक्त देश की सभी 93 सीटों पर चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 6 और मध्य प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लगातार अपने वोट जरूर डालिए, क्योंकि लोकतंत्र की अगर मजबूती चाहते हैं तो आज सारे काम छोड़कर पहले वोट करिए। और देखिए, मैंने भी वोट किया है और सारे काम छोड़कर पहले वोट किया, उसके बाद वोट देने के बाद हम ऑफिस पहुंचे हैं ताकि आपकी जिम्मेदारियां जो हैं आप तक पहुंचा सकें। तो कुल मिलाकर आप भी लगातार वोट करते रहिए। मैंने भी वोट किया के जरिए आपकी तस्वीरें स्क्रीन पर भी आएंगी और साथ ही इस स्क्रीन पर लगातार अब तक का जो अपडेट आ रहा है वो भी सबसे पहले IBC 24 आपके सामने रख रहा है। तो तीसरे चरण की वोटिंग के 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। इन सब के बीच 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग। मध्य प्रदेश की भोपाल, विदिशा, ग्वालियर सीट पर वोटिंग हो रही है। मुरैना, भिंड, गुना, शिवपुरी सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा सागर और बैतूल सीट भी है। बैतूल सीट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि पिछले चरण में यहां पर वोटिंग होनी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के चलते इसे एक चरण आगे कर दिया गया। और राजगढ़ सीट, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की किस्मत का फैसला आज जनता EVM में कैद कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की आखिरी 7 सीटें हैं, क्योंकि पहले 2 चरणों में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अभी इस वक्त वोटिंग चल रही है 7 सीटों पर। देश भर में आज 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार किस्मत उनकी कैद होने वाली है। 7 केंद्रीय मंत्री आज मैदान में हैं। उसके अलावा 4 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व मंत्री की पत्नी आज मैदान में है। वहीं एक डिप्टी CM जो हैं वर्तमान में, उनकी पत्नी भी आज मैदान में है। तो बहुत दिलचस्प चुनाव का इस दौर है। और इस वक्त नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़े, उनके पास चलते हैं। नवीन, बताइए जरा कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, वोटिंग को शुरू हुए फिलहाल 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और इस 1.5 घंटे के दौरान लगभग 20% से ज़्यादा वोट गुना शिवपुरी संसदीय सीट में पड़ चुके हैं। और इस वक्त मैं पिंक बूथ में हूँ। शिवपुरी शहर के बीचों बीच ये बूथ बना हुआ है। 4 बूथ लगातार यहाँ लगे हुए हैं। देखिए क्या बेहतर इंतजाम है चुनाव आयोग की तरफ से। वोटर कूलर लगे हैं, बैठने की चेयर्स लगी हुई हैं। कोई भी वोटर जो है उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको वक्त है, उसके पास समय है तो वो इंतज़ार कर सकता है। भाई साहब, आज वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने अगले सांसद से? हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा बात रखते हैं सांसद में और उनसे अच्छा कोई सांसद में बात नहीं रखता। क्या लग रहा है, क्या विकास के काम कौन से ऐसे छूट गए जो अधूरे रह गए, जो अगले 5 साल में आप पूरा होता देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ सिर्फ सीवर लाइन और मड़ीखेड़ा लाइन की समस्या है, वो पूरी हो जाएंगी इस बार। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब अगले सांसद से, आपके भावी सांसद जो होने वाले हैं? बहुत उम्मीद है उनसे। क्या क्या? ये वाटर लाइन का सो ही रह गया है, बाकी का तो सभी काम ओके। बाकी पूरा शहर चकमक हो गया है। हाँ, एकदम मस्त। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त चुनाव में। बेरोजगारी तो है, फिर भी काम है, इंसान करे तो सही तरीके से। और क्या लग रहा है क्षेत्र में और कौन से काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए, जो आगे अगले 5 साल में उम्मीद कर रहे हैं? फैक्ट्री आना चाहिए बस शिवपुरी शहर में। जो फैक्ट्री थी ना वो भी बंद हो गई, वो शारदा सोलवेंट। तो इस बार जो चुनाव में जो लोग खड़े हुए हैं, बीजेपी से ज्योतिराज सिंधिया हैं, कांग्रेस से यादविन सिंह हैं, क्या ये वादे आप लोगों से कर रहे हैं कि बेरोजगारी कम करेंगे और फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले? सिंधिया जी पे भरोसा तो है, लाएंगे, उम्मीद है। पिछली बार तो आप लोगों ने गच्चा दे दिया। पिछली बार दिया, कुछ कमियाँ थी उनकी। इस बार पूरी कमियां ख़त्म हो चुकी हैं उनकी, पूरा शहर जगमगा दिया उनने, सुधार लिया, मतलब अपनी गलतियां जो थी वो सुधार ली। देखिए बड़ी बात है हितेश, वोटर ये कह रहे हैं कि पिछली बार सिंधिया जी ने जो गलतियां की थी उसकी सज़ा वोटर्स ने उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में दी थी। लेकिन चलिए नवीन आपके पास में आएंगे, इस पर तोपी चौधरी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको।
पिछले 20-25 सालों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, न आने वाले समय का कोई विजन है। इसलिए देश की जनता कांग्रेस को वोट देकर के अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। देश में और प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? प्रदेश में 11 में से 11 सीटें, और देश के संबंध में यही कहूँगा, लहरी नहीं सुनामी चल रही है। मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए जनता लालायित है, और ये आंकड़ा कहाँ पर रुकेगा ये तो समय बताएगा। एक बड़ी बात ओपी चौधरी ने कही है, ये कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, ये सुनामी है, और ये दावा किया जा रहा है कि 400 पार की बात जो बीजेपी कह रही है वो 400 पार का आंकड़ा पार होगा। प्रदेश की 11 की 11 सीटें जीतने का दावा ओपी चौधरी कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी वोट डाल चुके हैं और वो यहां पर दावा कर रहे थे कि प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और देश में भी उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर स्थिति निकल के सामने आने वाली है। इन सब के बीच में लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं और पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जिनसे हम लगातार चर्चाएं भी कर रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि वित्त मंत्री जी तो कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें। वाकई में ऐसा दिख रहा है कि लड़ाई लीड की चल रही है, जीत की से हम परे आ चुके हैं। 15 दिन पहले जीत से बहुत आगे आ गए हैं। अभी लड़ाई चल रही है कौन अपने बूथ में ज्यादा से ज्यादा मतदान करे, इस बात की होड़ है। जितनी ज्यादा वोटिंग होगी, जितनी ज्यादा पोलिंग होगी, लीड उतनी बढ़ेगी। और रायपुर के जो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं या पूरे छत्तीसगढ़ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये चाहते हैं कि हर लोकसभा में कोई नामदयाल का रिकॉर्ड तोड़े, कोई हाजीपुर में रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़े, कोई राठौर साहब का रिकॉर्ड तोड़े। जो 3 रिकॉर्ड है पूरे देश भर में, उस रिकॉर्ड को तोड़े। और केदार जी, ये तो जीत से परे हो गए, कह रहे हैं कि हम तो भैया 15 दिन पहले ही इससे परे हो गए, ये दावा कर रहे हैं राजीव जी ऑन स्क्रीन। ये अभी जो वर्तमान में ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी चल रहा है, ध्रुव राठी चल रहा है और टेररिस्ट अटैक चल रहा है। आप समझ लीजिए, जहां इनका कोर वोटर है, जो शहरों की तरफ जो कोर वोटर है, उनके मन में भी अब भाजपा के प्रति नेगेटिविटी आ गई है। उनको मालूम है कि सिर्फ भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। आज हर जगह तकलीफ है। आप जहां भी आपके एंकर, जहां भी आपके रिपोर्टर खड़े हैं, आप देख लीजिए, वो धीरे से मान रहे हैं कि बेरोजगारी तकलीफ है। सड़क आप देख रहे हैं, सड़क की सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाओं तो एक कह रहे हैं कि हम जीत से ऊपर है, और एक कह रहे हैं कि ट्विटर में ट्रेंड क्या चल रहा है ये आप देख लीजिए। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, सर मेरा नहीं है, ठीक है, मैंने वही बता दिया ना, दर्शकों को वही बता दिया। सर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक प्रश्न आपसे रह गया था जो हम लोग बात कर रहे थे। राजीव जी ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आमतौर पे 5 से 10 साल शासन करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, लेकिन इस बार दिखी नहीं। आपको ग्राउंड पर क्या दिखा? देखिए, इस समय देश में जो 2 फेजेस के इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, इसके बाद जो डिक्लाइन वोटर्स टर्नआउट में आया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा पूरे देश में हो रही है। देखिए, आमतौर पर मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। 2014 में सत्ता पलटी, वोटर टर्नआउट बहुत कम था। 2019 में रिपीट हुए नरेंद्र मोदी या बीजेपी या एनडीए, तो आपने देखा कि वोटर टर्नआउट कितना जबरदस्त फ्लो कर गया। इवन रिकॉर्ड्स बने। मध्य प्रदेश में भी एक रिकॉर्ड है कि जो टॉप 10 सीट्स हैं जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उनमें से एक मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से भी 5 लाख से ऊपर वोट से जीते राहुल प्रताप, जो समय परिवहन मंत्री है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, उस समय प्रो इनकम्बेंसी या नरेंद्र मोदी की लहर जबरदस्त देखी गई। प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं हितेश जी यहाँ पर, वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। लेकिन ये तस्वीर जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बिलासपुर से तस्वीरें मिल रही हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ के अरुण साव, वो इस वक्त अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अब वोट कास्ट करके बाहर निकलेंगे और उसके बाद हमारे संवाददाता उनसे जाहिर तौर पर बात करेंगे। तो तस्वीरें लगातार इसी तरह की मिल रही हैं और चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में मिशन 11 के तहत चल रही है राहुल। बिल्कुल, लेकिन हितेश जी एक बड़ी खबर आ गई है सीहोर से। ये बड़ी खबर है, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अपना मतदान कर दिया है। अपने गांव जमुनिया हाते सिंह में जाकर उन्होंने मतदान किया है। देखिए, तस्वीर कहीं की भी, ये हमारा कमिटमेंट था शुरू से ही कि हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीहोर की है, जहां पर मंत्री महोदय ने अपने गांव जाकर
अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री करण सिंह जी वर्मा, जो इस वक्त वोट डालने आए हैं। तो जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की तैयारी चल रही है और वोट जो 400 पार का जो नारा है, क्या ये कितना सिद्ध होगा, कितने आगे बढ़ेगी। मंत्री जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। आप वोट डालने आए हैं, किस प्रकार की तैयारी है और क्या है जो 400? नहीं, इछावर क्षेत्र में पूरे विदिशा में नंबर 1 आएगा। तो लोगों की बहुत मोदी जी के प्रति बहुत श्रद्धा है। शिवराज जी से लोग स्नेह करते हैं, विशेषकर बहना, और हमारे किसान भाई भी बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। शिवराज जी को 8 लाख से ऊपर वोट। पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग कम हुई थी, अब पहले दूसरे चरण में तो कदम में कह नहीं सकता कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर वर्तमान में विदिशा में 80-90% मतदान होगा और इछावर में तो 90 के आसपास ही होगा। आप देखो कितनी कदर है लोगों, बहुत भीड़। 400 पार जो है वो, हाँ बिल्कुल 400 पार है। मोदी से लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। देखो हिंदुस्तान कैसे लोग बने हैं, फ्री में गेहूं दे रहे हैं, चुनाव के पैसे डाल रहे हैं, 400 पार हो गए मोदी देश के प्रधानमंत्री। जैसा कि देखा आपने मंत्री जी करण सिंह वर्मा जी का कहना है कि तब सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि विदिशा में इस बार शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने जाने दावा कर रहे हैं और 400 पार इस बार जरूर होगा। वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंता जाहिर की कि वोटिंग परसेंटेज पहले 2 फेज में जरूर कम रहे, लेकिन इस बार अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और वक्त यहां पर इतेश, एक छोटे से ब्रेक का होते हैं फौरन हाजिर।